तो हाँ, हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। वो हमने पार्ट स्टार्ट किया था ईंटें मन के तथा इतिहास कक्षा 12 का पहला चैप्टर। अभी बिल्कुल 1 महीना बचा है। 1 महीने में मैं ये किताब पूरी करवा दूंगा आपको PDF टेस्ट के साथ साथ, और आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी नोट कराते जाऊंगा, और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। और ठीक है ना, ये अभी इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। पिछला एक वीडियो मैंने डाल दिया था, उसमें हमने सिंधु सभ्यता की खोज से लेकर सिंधु सभ्यता को किस नामों से जाना जाता है और उनको क्यों जाना जाता है ये बताया था हमने। ठीक है ना, सब कुछ ये बात कर ली थी। और सभी इसकी PDF है ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, उसके अलावा हमने बात की थी कि सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल, जो सबसे पहले इसी की खोज हुई थी, और इसकी खोज की थी और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित था, ये भी कर दी थी। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी पुरावस्तु प्राप्त हुई, और मोहर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा हमने हड़प्पा सभ्यता विस्तार कहाँ तक था, और बाद में हमने निर्वाह के तरीके भी पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे खाना खाते थे, कौन सा खाना खाते थे, क्या कार्य करते थे, जीवन कैसे बिताते थे, ये भी कर लिया था हमने। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, ये सब पिछले वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था, और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हमने चेक किया था। तो पिछले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, और हमने ये भी चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले, किन किन साक्ष्यों से हमें वहाँ पर कृषि कार्य होने का पता चलता है। ठीक है ना, वहाँ पर नहरों के कुओं के अवशेष मिले, आपको पता भी है मैंने। और बाद में हमने एक मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में भी पढ़ा था। इसकी खोज 1922 से राखालदास बंदर जी ने की थी। सबका हमने कर दी था, ये 2 भागों में विभाजित था। ठीक है ना, मैं आपको ये वापस इसलिए बता रहा हूँ कि आपका वो रिवीजन हो जाए। ठीक है ना, और उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर नालियाँ कैसी थी, सड़कें कैसी थी, नालों का निर्माण कैसे था, और गृह स्थापत्य कला, वहाँ पर घर के बारे में भी पढ़ा था हमने। घर वहाँ पर ऐसे ही थे जो आजकल गांव में होते हैं, आंगन, कुएं, मतलब सब कुछ, वो स्नान घर। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभाजित था। दूसरा था दुर्ग। ठीक है ना, दुर्ग में 2 इमारतें मिली थी, एक तो माल गोदाम, एक विशाल स्नानागार। ये बहुत बड़ी इमारतें हैं थी, और ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, कि विशाल संरचनाओं के 2 विशाल संरचनाओं के नाम बताइए। इसके अलावा भी और संरचनाएं इमारतें मिली थी, लेकिन वो छोटी थी। और बाद में हमने सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन भी कर लिया था। ठीक है ना, कि वहाँ पर पुरातत्वविदों ने सामाजिक भिन्नताओं को, सामाजिक असमानताओं को पहचानने के लिए क्या किया, ये भी हमने कर लिया था। और अब हम बात कर रहे थे शिल्प उत्पादन। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य ही नहीं करते थे, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करते थे, जैसे शिल्प उत्पादन। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पार्ट 1 का मतलब चैप्टर 1 का पार्ट 2, एक चैप्टर डाल दिया पहले ही। तो हम स्टार्ट करें शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। कृषि और पशुपालन के अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग शिल्पकारी भी था। बहुत इजी भाषा में बता रहा हूँ आपको। आप डेली अगर इस PDF का महीने में एक बार भी अगर इसको पढ़ लोगे तो भी आपका कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार से शिल्प कार्य करते थे, जैसे मन के बनाना, शंख की कटाई करना, मोहर निर्माण, धातु कर्म, वो बाट बनाना। ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कार्य थे। ठीक है ना, मन के निर्माण निम्न पदार्थों से होता था। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि मन का निर्माण किन पदार्थों से होता था। कार्नियम, जेपसर, स्टपिक, सेल खड़ी, तांबा, सेल खड़ी, ये मतलब सब है एक तरह से पत्थर थे, इनसे मन के निर्माण होते थे। और दूसरे इनसे तांबा, कांसा, सोना और शंख से भी मन के बनाए जाते थे। मन के आप पता ही, वो माला में होते हैं ना वो। और मनकों को आकार आपको पता ही, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार होते हैं। इसके अलावा इन मनकों पर चित्रकारी भी की जाती थी। ये आप विशेषताओं के तौर पर भी लिख सकते हैं कि मनकों की विशेषताएं बताइए। हड़प्पा सभ्यता में मन के निर्माण के प्रमुख केंद्र, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है।
मन के निर्माण के केंद्र कौन कौन से थे? चंद्र, लोथल, धोलावीरा, ठीक है ना। और संघ से बनी वस्तुएं, संघ से कौन सी वस्तु बनती थी? चूड़िया, करसिया, कंघी, पचिकारी की वस्तुएं, ये पुरातत्व को मिली थी, ठीक है ना, वस्तुएं, उसके आधार पर ये बताते हैं। और संघ कैसे बनते थे? नागेश्वरम, बालाकोट समुद्र तट के निकट होने के कारण संघ निर्माण की वस्तुओं के प्रमुख केंद्र। और नागेश्वरम, बालाकोट ये दो स्थान ऐसे थे जहाँ पर भरपूर मात्रा में हमें शंख मिले हैं टूटे फूटे, और ये उस समय शंख निर्माण के केंद्र थे और समुद्र तट के निकट थे। और उत्पादन केंद्रों की पहचान, मतलब पुरातत्व ये आपको बताते हैं कि ये स्थान पर ये थे, ये इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो उत्पादन केंद्रों की पहचान, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान पुरातत्व निम्नलिखित आधार पर करते हैं। मतलब जहीं पर इनको खुदाई में प्राप्त, ये खुदाई करते हैं पहले तो इनको प्रस्तर पेरेंट, पूरे संघ, औजार, तांबा, आवश्यक अपूर्ण वस्तुएं, त्यागा हुआ माल आदि कूड़ा करकट, ये इनको एक जगह पर मिलता है तो ये उस स्थान का पता लगाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर एक दर्जी की दुकान है और उस वहाँ पर मतलब कोई भूकंप की वजह से या किसी जलवायु परिवर्तन किसी भी कारण वो दब जाती है, तो अगर वहाँ पर 100 साल बाद या 200, 300, 400, 500 साल बाद में अगर वहाँ पर खुदाई की करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? कपड़ा मिलेगा, सुई, धागे, और वहाँ पर मशीन के सामान मिलेंगे। तो हम पता लगाएंगे कि ये अगर दर्जी की दुकान थी, ठीक है ना। और ये हो गया शिल्पकारी, ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे कि वो मतलब व्यापार कैसे करते थे, व्यापार किन से करते थे, और मतलब सामान कहाँ से प्राप्त करते थे, ठीक है ना। माल प्राप्त करने यानी सामान प्राप्त करने के संबंधी नीतियाँ, तरीके कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन 4 नंबर का बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता व्यापार कहाँ से करते थे और उनको सामान प्राप्त कहाँ से करते थे, कैसे करते थे। क्वेश्चन एक ही है तीनों में से, ठीक है ना। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, जिनमें मिट्टी स्थानीय स्तर पर मिल जाती थी। कुछ अन्य वस्तुएं जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु मैदान के बाहरी क्षेत्रों से मंगाना पड़ते थे। आपको पता ही है बहुत सारे जो मतलब निर्माण करते हैं वस्तुओं का, तो उनमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी तो वहाँ पर मिल जाती थी, लेकिन कुछ अन्य पत्थर, लकड़ी, धातु वहाँ बाहर से मंगानी पड़ती थी अलग देश से, ठीक है ना। कच्चा माल लाने और लोगों के परिवहन के रूप में बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने, मतलब वो सामान कहाँ पर लाते थे? बैलगाड़ी में लाते थे, और इनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे पर बने नदी मार्गों और तटीय मार्ग का प्रयोग किया जाता था। ये दोनों जल तथा थल मार्ग से दोनों से व्यापार करते थे। उपमहाद्वीप वो उसके आगे से आने वाला माल, ये तो बात हो गई कि कौन से सामान करते थे। और वो मतलब उपमहाद्वीप से आगे से आने वाले माल वो और कहाँ से? हड़प्पावासी शिल्पोत्पादन केंद्र माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। जैसे नागेश्वर, बालाकोट में शंख आसानी से मिलता था, तो वहाँ पर हड़प्पावासियों ने अपनी छोटी छोटी बस्तियाँ स्थापित कर ली। आपको पता ही, मैंने बताया कि नागेश्वर, बालाकोट शंख निर्माण के प्रमुख केंद्र थे, वहाँ पर शंख का निर्माण किया जाता था। हड़प्पावासियों ने क्या किया, वो स्थान थे तो वहीं पर जाकर रहना शुरू कर दिया, ताकि वहाँ पर वो शंख का निर्माण कर सके, कार्य कर सके। और ये सुदूर अफगानिस्तान में स्थित सोरतुगही नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द मणि के लिए प्रमुख केंद्र था। ये एक क्वेश्चन बनता है। लोथल को कच्चा माल प्राप्ति के स्रोत, मतलब लोथल एक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता को कच्चा माल प्राप्त कहाँ से होते थे? तो कार्निलियम जो एक पत्थर होता है वो गुजरात से मिलता था, इसको गुजरात के भड़ोस से, ठीक है ना। सैल खड़ी दक्षिण राजस्थान व उत्तर गुजरात से प्राप्त होती थी, धातु राजस्थान से प्राप्त होती थी। और ये एक हो गई। अब दूसरी और पद्धति व्यापार करने की, कच्चा माल प्राप्त करने एक अन्य नीति थी खेतरी राजस्थान व दक्षिण भारत में अभियान भेजकर स्थानीय समुदाय से संपर्क करना। और ये दूसरे मतलब संदेश भेजते थे कि हमको इतना माल चाहिए, इतना सामान चाहिए। ये खेतरी और दक्षिण राजस्थान, ठीक है ना। उस समय खेतरी तांबे के लिए व दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था। खेतरी तांबे के लिए था, वहाँ पर खेतरी राजस्थान में तांबा मिलता था और दक्षिण भारत में सोना मिलता था। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया था, ठीक है। जो खेतरी राजस्थान में वो साक्ष्य मिला ना खुदाई पर, उनको पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है ना। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का किसको
को नाम दिया तो खेतरी क्षेत्र को। और इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड यानी बर्तन, इसके बर्तन हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों से अलग थे। खेतरी तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। ये इसकी दो विशेषताएं हैं, ठीक है ना। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मतलब बहुत दूर के क्षेत्रों से संपर्क भी करते थे ये तो उपमहाद्वीप थे। जैसे एशिया एक महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप में ही व्यापार करना और उससे बाहर के क्षेत्रों में व्यापार करना, ठीक है ना। जैसे भारत अमेरिका के साथ करता है तो अमेरिका वो एशिया में नहीं है ना, तो ये सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता में तांबा संबद्ध खेतरी के अलावा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित ओमान से भी लाया जाता था। हमें अभी पढ़ा कि तांबा उत्पादन खेतरी मतलब तांबा खेतरी राजस्थान से लाया जाता था। और इसके अलावा तांबा वो अरब प्रायद्वीप में था, उसमें एक छोटा सा देश है ओमान, वहाँ से भी लाया जाता था। वो कैसे पता चला ये देखो, क्योंकि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में ओमानी तांबा है और जो हड़प्पा सभ्यता के वस्तु हैं उनमें निकल नामक पदार्थ के अंश मिले, मतलब दोनों में एक ही पदार्थ के अंश मिले हैं। इसके अलावा एक विशिष्ट प्रकार का पात्र हड़प्पाई मर्तबान, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। और उसके अलावा ओमान ने जब खुदाई की गई ना तो ओमान में एक हड़प्पाई मर्तबान मिला, एक हड़प्पाई मतलब घड़ा टाइप का मिला, ठीक है ना, बड़ा सा, जो हड़प्पा सभ्यता का था। संबद्ध हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से व्यापार करते थे, मतलब ये अनुमान लगाते हैं मेसोपोटामिया के लेख में। और इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेख थे ना, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो किताबें मिली थी उसमें ये जब सिंधु सभ्यता के लिए ये वर्णन किया गया है। मेसोपोटामिया के लेख में बेहरीन द्वीप के लिए दिलमून, जो बेहरीन द्वीप है ना उसमें मेसोपोटामिया के लोग उसको दिलमून कहते थे। और ओमान के लिए मगान, और ओमान को मगान कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का वर्णन मिलता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो किताब है ना उसमें ये वर्णन मिलता है व्यापार के संबंधित कि हमें सिंधु सभ्यता से ये मिलता था। कार्निलियम, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना, कांसा, विविध प्रकार की लकड़ियाँ, ये उनको सिंधु सभ्यता से मतलब मिलती थी मेसोपोटामिया को, ठीक है ना। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता और ये सब एक ही है, ठीक है ना, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमें मुहरों पर जहाजों व नावों का चित्रकन भी मिलता है। उसके बाद में है मुहरे लिपि भाट, ये आपका लास्ट है, ठीक है ना। मतलब पुरातत्वविदों को मुहरे लिपि, मुहरों पर जो लिपि लिखी होती है ना, जो भाषा, और भाट भी मिले हैं, ठीक है ना। उसका प्रयोग क्यों किया जाता था इनको पहचानने की भी कोशिश की है। मुहरे व मुद्राकन, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मुहर मुद्राकन का प्रयोग क्यों किया जाता था और इसकी विशेषताएं बताइए। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और अब दोबारा वर्णन से पढ़ते हैं। मुहरों व मुद्राकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए किया जाता था। मुहरों और मुद्राकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए सामान भरे थैले के मुख को रस्सी से बांधकर उसकी गांठ पर गीली मिट्टी जमा करके मुहर से दबा साफ लगा, मतलब एक थैला अगर व्यापार करते हैं, थैला बंद कर दिया, उस पर मिट्टी लगा दी और उस पर एक मुहर की छाप लगा दी, ठीक है ना। यदि गंतव्य स्थान मतलब जहाँ तक वो पहुँचना चाहती है, यदि उस स्थान तक छाप वैसी की वैसी अक्षुण्ण रहे तो समझ लिया जाता था कि सामान से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर मुहर लगा दी, अगर उसको खोला जाएगा तो वो मुहर तो मतलब मिट्टी से बनी टूट जाएगी ना। इसी तरह उनको संपर्क को आसान बनाता था व्यापार से, और उस मुहर से मुद्राकन की पहचान भी हो जाती थी कि भाई ये किसकी मुहर है, किस सभ्यता की मुहर है। और उस पर लिपि मतलब जो उस पर लिखी होती ना भाषा, उसको समझने की अब कोशिश करेंगे। आज तक लिपि वहाँ पर किस भाषा में लिखी हुई किसी ने अभी आज तक कोई पढ़ नहीं सका है, ठीक है ना,
क्या लिखा है पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। हड़पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा था जो संभवत मालिकों के नाम व पद को दर्शाता है। मतलब जो मोहर पर लिखा है, ये पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि ये मोहर बनाने वाले के नाम उसको और उसकी पदवी को संभवत दर्शाता है। और इस पर बना चित्र और इस पर चित्र बनते हैं ना, वो भी किसी अनपढ़ लोगों को इसका संकेत मतलब उसको रूप का पहचान कराते हैं। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, मतलब अभिलेख होता है ना जिस पर कुछ लिखा होता है पत्थर पर। हालांकि हाँ, सबसे लंबा अभिलेख सभी चिन्ह का है, ये आपको याद रखना है। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये लिपि वर्णमाली नहीं हो सकती क्योंकि इसमें चिन्ह अधिक है। इसमें मतलब जो लिपि थे ना उसमें वर्ण नहीं थे, जैसे क ख ग घ ये होते हैं ना, ये वर्ण नहीं थे, उसमें चित्र के द्वारा सब कुछ लिखा गया था। और ये हमको तो किसी को समझ नहीं आया, ठीक है ना। और ये है ना, क्योंकि दाई से ये है ना, हम तो दाएं हाथ से बाईं ओर लिखते हैं और वो लिखते थे बाएं से दाएं, उल्टा लिखते थे, ठीक है ना। और कहाँ पर लिखते थे? मोहरों पर, तांबे के औजारों, आभूषणों, मर्तबान पर, एक प्राचीन सूचना पट यानी अभिलेखों पर लिखावट की जाती थी। उसके बाद में बाँट, विनिमय बाँटों की परिशुद्ध प्रणाली से नियंत्रित थे। बाँट चट नामक पत्थर से बनाए जाते, ये इम्पोर्टेंट है। बाँट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो बाँट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाँट घनाकार आकृति के होते थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। इसमें आपको याद करना है कि बाँट है ना, वो किस पत्थर से बनते थे। और ये एक छोटे बाँटों का प्रयोग आभूषणों तथा मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु के बने तराजू के पलड़े भी साक्ष्य के रूप में मिले हैं। प्राचीन सत्ता, ये आपका लास्ट है और पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। प्राचीन सत्ता मतलब हमें पुरातत्वविदों को अभी तक कुछ पता नहीं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, कैसे रहते थे, ये तो पता है, लेकिन उनको पता नहीं कि वहाँ पर राजा का शासन था या चुनाव किए जाते थे, क्या था पता नहीं। लेकिन वो अनुमान लगाते थे कि वहाँ पर राजा का शासन था। प्राचीन सत्ता किस आधार पर, वो हम पढ़ते हैं। हड़प्पाई समाज में कठिन फैसले लेने व उसे लागू करने के संकेत मिलते हैं। मतलब हड़प्पाई समाज में कठिन फैसले लेने और उसे लागू करने के संकेत मिलते हैं। जैसे हड़प्पाई पूर्व वस्तु में पाई जाने वाली एक रूपता, उदाहरण के लिए ईंटों का उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में होता था, फिर भी जम्मू से लेकर गुजरात तक सभी ईंटों का अनुपात 4.2 था। मतलब सिंधु सभ्यता कितनी विकसित थी, आपको पता है कितने क्षेत्र में थी, फिर भी वहाँ पर ईंटों का उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में होता था, लेकिन ईंटों का वो अनुपात है ना, वो 4.2 था। मतलब सब ईंटों का लंबाई चौड़ाई बराबर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब किसी ने आदेश दिया होगा कि भाई ईंटों का उत्पादन इतना ही होना चाहिए और लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। सभी मतलब हड़प्पा सभ्यता जितने ईंट मिले सभी का ऐसा ही था। इससे मतलब एक पता चलता है कि ज़रूर कोई तो निर्णय लेता होगा। और उसके अलावा प्रसाद व शासक, पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी है। मतलब एक हड़प्पा सभ्यता में एक प्रसाद महल मिला है, मतलब एक भवन मिला है बड़ा सा, उसको पुरातत्वविद ने प्रसाद या महल की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो से मिली एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी। एक मोहनजोदड़ो में एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है और उसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, ठीक है ना। क्योंकि मेसोपोटामिया है ना, वहाँ पर भी एक मूर्ति मिली थी, तो उन्होंने भी वहाँ पर पुरोहित राजा की उसे संज्ञा दी। तो मतलब सिंधु सभ्यता को उसके समान ही बताने के लिए पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी है, ठीक है ना। और इसके लेकर राजा को लेकर अलग अलग भी विचारधाराएं हैं लोगों की कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। और कुछ कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग शासक थे, कि हड़प्पा सभ्यता में एक शासक नहीं था बल्कि बहुत सारे शासक थे जो कि अलग अलग राज्य संभालते थे। और कुछ कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक ही राजा का शासन था। और उसके बाद में पढ़ते हैं हम कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इतनी विकसित सभ्यता, इतनी मतलब क्या बताऊँ, इतनी विकसित, इतनी मतलब
सुनियोजित ढंग से बनाई गई सभ्यता, इतनी टेक्निकल सभ्यता का इसका अंत कैसे हुआ? 1880 ईसा पूर्व में। 1800 ईसा पूर्व में मतलब जो मशीनें, पुरातत्वविदों के पास मशीनें होती हैं जो वो चीज़ को छूते हैं, वो बताती थी कि इसका कार्यकाल कितना है, ये कब बनी और इसका मतलब ये कितने समय तक चलेगी। तो 1880 ईसा पूर्व 44 स्थान जैसे विकसित हड़प्पा स्थलों का त्याग कर दिया। मतलब ऐसे संकेत मिलते हैं कि 1880 ईसा पूर्व आते आते 44 स्थान जो क्षेत्र था ना हड़प्पा सभ्यता का, उसको मतलब वहाँ पर लोगों द्वारा उसको त्याग दिया गया था। और 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुए भौतिक बदलाव, और इसके अलावा 1900 ईसा पूर्व इसके मतलब कितने 20 साल बाद और कुछ भौतिक बदलाव हुए हैं, जैसे बाट, मन के मुहरे जैसी विशिष्ट पूर्वावस्था समाप्त हो गई। मतलब इसके बाद से हमें पुरातत्वविदों को इसके बाद समय से बाट, मन के मुहरे ऐसी पुरावस्तुएं नहीं मिली, सब थी वो उससे पहले की थी। और लंबी दूरी के व्यापार व शिल्प विशेषता समाप्त हो गई। आवास निर्माण की तकनीकों का पतन हो गया। और इसके अलावा महत्वपूर्ण यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण क्या है? कोई 2 या 3 कारण बताइए, ऐसा आ भी आ सकता है और 4-5 कारण भी पूछ सकते। तो आपको बताना, जलवायु परिवर्तन हो गया था, या ज़्यादा वनों की कटाई करने से वो सभ्यता का अंत हो गया, या अत्यधिक कोई बाढ़ आ गई थी, या नदियों का मार्ग बदल गया जाना, प्रशासनिक शिथिलता, भूमि का अतिदोहन, आर्यों का आक्रमण यानी कोई बाहरी आक्रमण किया गया था, इसलिए भी इस सभ्यता का अंत हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आएगी। जैसा कि मोहनजोदड़ो फिल्म है ना, उसमें सभ्यता का अंत बाढ़ को लेकर ही बताया गया है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी आ सकता है या नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको एक बार इसको देख लेना है। कनिंघम का भ्रम, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज जनक कनिंघम, ये उस समय अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, या पुरातत्वविद था। कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक इतिहास लगभग 6वीं व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में थी। मतलब कनिंघम मानता था कि भारत का निर्माण है ना, मतलब शुरुआत वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही हुआ है, और 6वीं से 4वीं ईसा पूर्व के मध्य ही हुआ है, ठीक है ना। और आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। और मतलब इस बस्तियाँ मिली ना, उनकी पहचान के लिए इन्होंने क्या किया, जो चीनी यात्री आते थे ना, चीनी बौद्ध यात्री, वो अपना एक किताब लिखते थे कि हम पहचान कैसे करें। हड़प्पा सभ्यता की पहचान के लिए उन्होंने उसी किताबों का प्रयोग किया। और वो मतलब उन किताबों में जब भी वास्तव में हड़प्पा जैसा पुरातन चीनी तीर्थ यात्रियों की यात्रा का ऐसा ही नहीं था। आप इसको पढ़ समझ सकते हो। कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ, और कनिंघम था ना जो खोज, मतलब जो खोज का कार्य शुरू करने वाला, उसका मानना था कि भारतीय मतलब इतिहास है ना, उसका प्रारंभ गंगा नदी घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ है। उसका मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा नदी के तट के आसपास ही हुई है, और 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुई है। फिर जो मशीनों आदि वगैरह पुरातत्व ने खोज की, तो उन्हें पता चला कि इससे कई सालों पहले भी हड़प्पा सभ्यता विकसित थी भारतीय इतिहास की, ठीक है ना। ये कनिंघम का भ्रम था कि भाई हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, मतलब भारतीय इतिहास की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुई है, लेकिन ये कनिंघम का भ्रम था। आप भ्रम के रूप में 3 ये लिख सकते हो कि कनिंघम का भ्रम था कि भारतीय इतिहास शुरुआत ऐसे अब हुई थी, ऐसे, ठीक है ना। और ये टेस्ट हैं, तो आप टेस्ट का अगर उत्तर कितने दे पा सकते हो, मैं आपको, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना, और आप सोचना, ठीक है ना। ये 4-5 क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और बड़े क्वेश्चन हैं, ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, 1-2 दिन में वापस आने वाला हूँ। चैप्टर 2 को मैं प्रयास करूँगा कि उस चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में निपटा डालूँ। सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना। और अपने, अगर आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया तो मेरी कोई गलती मतलब हो तो कमेंट में मैं सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन आप 1-2 दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और इसकी ये PDF है ना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर भी मैंने ये PDF शेयर की हुई है। एक नहीं, बहुत सारी PDF, हर पार्ट की PDF मैंने बनाई हुई है और शेयर की हुई है।